Hello everyone, welcome to Commerce Room. This is Priya Dmeja here, your educator. तो स्टूडेंट्स बिजनेस इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं. सेल्स लॉ ऑफ मार्केट जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बताया है, ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में. तो 2 क्लासेस में आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. ये हमारी 3rd क्लास है. हम कर रहे हैं टॉपिक इम्प्लीकेशन ऑफ सेल्स लॉ ऑफ मार्केट. ठीक है, ये हमने सारे 3 पॉइंट यहाँ तक हमने किए थे लास्ट क्लास में. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं. तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं. यूज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज पे फॉर इटसेल्फ. तो सेल्स लॉ के अनदर इम्प्लीकेशन क्या है कि ये जो अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज होते हैं, अगर हम इनको यूज करेंगे तो ये अपने आप को खुद ही पे कर लेंगे. क्योंकि जब हम इनको काम पर लगाएंगे, इनसे काम लेंगे, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी. ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी. तो दीज रिसोर्सेज विल बी पेड देयर रेम्युनरेशन आउट ऑफ द इंक्रीज प्रोडक्शन. इनकी वजह से जितनी भी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो ये अपना रेम्युनरेशन खुद ही निकाल लेंगे वहां से. तो कोई भी यहाँ पर लॉस नहीं होगा अगर हम अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं. रैदर इनसे हमें हेल्प ही मिलेगी, हमारे प्रॉफिट ही इंक्रीज होंगे. ठीक है, तो ये सेल्स लॉ की इम्प्लीकेशन थी. आई होप ये आपको क्लियर होगा पॉइंट. नेक्स्ट वन इज द ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट. जो सेल्स लॉ है मार्केट का, उन्होंने जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी में, उन्होंने ये कहा है कि ये ऑटोमेटिकली एडजस्टेड होंगे. ऑटोमेटिकली एडजस्टेड कैसे होंगे? ये 3 तरीके से एडजस्ट करेंगे खुद को. फर्स्ट ऑफ ऑल, एडजस्टमेंट थ्रू द वेज रेट. सेकंड इज एडजस्टमेंट थ्रू द प्राइस लेवल. एंड थर्ड इज द एडजस्टमेंट थ्रू द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, तो सबसे पहले वेज रेट के बारे में बात करते हैं. अगर जो सप्लाई है लेबर की वो ज़्यादा हो जाती है डिमांड से, तो हमारे जो वेज रेट होंगे वो अपने आप को मतलब इस तरह से सेट करेंगे कि लेबर की डिमांड है जो वो इंक्रीज हो जाए. इस तरह से सेट कैसे करना, लेबर की डिमांड कैसे इंक्रीज होगी, जब वेज रेट में फॉल होगा. तो फॉल इन वेज रेट, डिमांड फॉर लेबर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जो उसको सप्लाई के इक्वल कर देगी. ठीक है, तो उससे हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाएगा. नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट थ्रू प्राइस लेवल. प्राइस लेवल से कैसे होगा, डिसइक्विलिब्रियम इन द डिमांड एंड सप्लाई, जो कि कॉज है ऑटोमेटिक चेंज इन द प्राइस लेवल. अगर डिमांड कम है सप्लाई से तो प्राइसेस फॉल करेंगे. जब डिमांड ही नहीं है, सप्लाई ज्यादा है, तो प्राइसेस क्या कर जाएंगे, फॉल कर जाएंगे. तो रिजल्ट क्या होगा, डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो डिमांड विल बी इंक्रीज एंड सप्लाई डिक्रीज. यहाँ सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू डिमांड, यहाँ उसके इक्वल पहुंच जाएगी, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे. नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट थ्रू रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैसे एडजस्ट करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने आप को इस तरह से सेट करेगा कि उनकी जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है वो इक्वल हो जाए. ये सेल्स के लॉ की इम्प्लीकेशंस हैं. उन्होंने कहा है कि ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होगी. ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट बाय द वेज रेट, बाय प्राइस लेवल एंड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट. अजम्पशंस में भी इन्होंने यही लिया है कि ये तीनों चीजें क्या होंगी, फ्लेक्सिबल होंगी. ये अपने आप को ऐसे सेट करेंगे. ये मैं आपको डिटेल में क्लासिकल थ्योरी में भी करवा चुकी हूँ, और जो हमने पहले क्लासेस लगाई हैं सेल्स लॉ की, उसके ऊपर उसके उन क्लासेस में भी हम इसके ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. आई होप ये आपको क्लियर होगा. अब बात कर रहे हैं इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की. अकॉर्डिंग टू सेल्स लॉ, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कह रहे हमेशा इक्वल होंगे. तो से का ये मानना है टू सेव इज टू स्पेंड. हम क्यों सेव करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए, है ना. तो इनका ये मानना है कि जो सेविंग होगी वो हमेशा इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगी. जितना भी सेव किया जाएगा वो एक्चुअली क्या किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा. तो अगर इनके बीच में इनइक्वालिटी आती भी है तो वो टेम्परेरी होगी. तो टेम्परेरी होगी, शॉर्ट टर्म के लिए होगी. तो अगर इनइक्वालिटी आती भी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने आप को इस तरह से चेंज करेंगे कि दोनों को फिर से इक्वल होना ही पड़ेगा, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को. ठीक है, ये इसकी थी इम्प्लीकेशन. नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ अनलिमिटेड आउटपुट एंड द ग्रोथ ऑफ कैपिटल.
तो नदर इम्प्लीकेशन क्या है सेज के लॉ की, कि यहाँ पर कह रहे हैं कि अनलिमिटेड इंक्रीज होगा आउटपुट में और कैपिटल में भी। रीजन क्या है? रीजन इसका ये है कि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई हमेशा इक्वल रहेंगी। रीजन बीइंग दैट एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई विल ऑलवेज बी इक्वल। अगर यहाँ पे इंक्रीज इन प्रोडक्शन होगा, तो अगर सप्लाई इंक्रीज होगी तो उतना ही डिमांड में भी इंक्रीज होगा, ठीक है, उतना ही डिमांड में भी इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन विल थस प्रूव टू बी बेनिफिशियल। अगर प्रोडक्शन में इंक्रीज होता भी है तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल ही होगा, क्योंकि उसके कारण डिमांड भी बढ़ेगी। as also increase production leads to increase capital formation। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगी उतना ही कैपिटल फॉर्मुलेट होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये सेज का मानना है। तो सेज ने क्या कहा है, नदर इकोनॉमिक्स है, उन्होंने अपनी क्या ओपिनियन दी है कि अंडर द फ्री प्राइस मैकेनिज्म नॉट ओनली राइजिंग पॉपुलेशन इज प्रोवाइडेड बट कैपिटल स्टॉक ऑल्सो इंक्रीजेज। फ्री प्राइस मैकेनिज्म में खाली पॉपुलेशन ही रेज करी, तो जितनी पॉपुलेशन रेज करी है तो उससे कैपिटल स्टॉक भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो डेवलपिंग जो इकोनॉमी है हमारी, उसमें न्यू फर्म्स, न्यू एम्प्लॉयज हैं जो वो फाइंड करेंगे प्लेस फॉर देमसेल्फ इन रिटर्न फॉर देयर प्रोडक्ट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस विदाउट रेंडरिंग अदर्स अनएम्प्लॉयड। नए फर्म्स, नए एम्प्लॉयज खुद को क्या देंगे, खुद के प्रोडक्शन प्रोसेस को प्रोडक्ट्स देंगे बिना किसी को और को बिना किसी को अनएम्प्लॉयड रखे, ठीक है, विदाउट रेंडरिंग अदर्स अनएम्प्लॉयड। In this situation, the market becomes an extensive as the amount of products brought to be market for the sale। जब मार्केट में प्रोडक्ट आएगा तो सेल के लिए आएगा, तो उससे क्या होगा कि मार्केट का साइज बड़ा ही होगा, एक्सटेंसिव होगा। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी आउटपुट ज्यादा हो रही है, पॉसिबिलिटी है अनलिमिटेड हो, तो वहां पे ग्रोथ भी होगी कैपिटल की। जितना ज्यादा पॉपुलेशन का साइज होगा उतना ही इंक्रीज होगा, उतना भी कैपिटल भी फॉर्मुलेट होगा। न्यू जो फर्म्स हैं, न्यू एम्प्लॉयज हैं, वो अपने आप को उस जगह पे फाइंड करेंगे और रिटर्न में उनका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, ठीक है, तो वो अपना क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा पूरे पॉइंट में क्या था। नेक्स्ट बात करें, मनी इज बट अ वेल। मनी तो है बट वो सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ऐसा सेल्स की अजम्पशन में भी हमने किया था। तो सेल्स का क्या मानना है कि हर एक इकोनॉमी में बेसिकली हर एक इकोनॉमी क्या होगी, बार्टर इकोनॉमी होगी। बार्टर इकोनॉमी क्या होती है, जिसमें गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है। मनी है बट इट्स अ वेल, इट्स मेरली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसके अलावा मनी की कोई भी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं है, नो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। मनी एक सिर्फ व्हीकल है जो कि हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है ताकि दो गुड्स का क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके। हैविंग डन सो इट प्रोसीड टू एक्सचेंज द अदर गुड्स। एक चीज के लिए हम मनी को देकर उस चीज को लेके अपनी जरूरत को पूरा कर सके, इसके अलावा मनी की और कोई आइडेंटिटी नहीं होगी। तो अगर क्वांटिटी ऑफ मनी में इंक्रीज डिक्रीज होता भी है, उसका हमारी प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है पॉलिसी इम्प्लीकेशन। तो सेज का जो लॉ है हैज अ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑल्सो। तो लॉ क्या कहता है कि गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट लेजिस फेयर पॉलिसी। लेजिस फेयर पॉलिसी जिसका मतलब है, लेजिस फेयर पॉलिसी का मतलब है कि गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगी। ये लॉ बताता है कि क्यों गवर्नमेंट को लेजिस फेयर पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो इकोनॉमिक सिस्टम है हमारा, बिल्ट इन फ्लेक्सिबिलिटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेज रेट एंड द प्राइसेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। तो जिसका रिजल्ट क्या होता है, इनमें चेंजेस के कारण रिजल्ट क्या होता है, ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द कंट्री आर फुली यूटिलाइज्ड। तो जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे उनको फुली यूटिलाइज किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट
जो है इंटरफेरेंस विद द इकोनॉमी सिंपली लीड्स टू डिसइक्विलिब्रियम। अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करती भी है तो इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम ही होगा, इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो सेज लॉ फेवर द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो सेज का लॉ यही इम्प्लीकेट करता है कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, नहीं करना चाहिए इसको इंटरफेयर। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है सेज ऑन ऑब्जर्वेशन। सेज ने हिमसेल्फ 4 इम्प्लीकेशन दिए हैं मेन सेल्फ ऑब्जर्वेशन से। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द साइज ऑफ मार्केट एंड एम्प्लॉयमेंट गो टुगेदर। ये एक साथ चलते हैं। जितना ज्यादा मार्केट बड़ा होगा उतनी ज्यादा डिमांड होगी गुड्स की, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंटली गुड्स विल फेच मोर प्राइस एंड एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज। तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी हमारा इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है प्रॉस्पेरिटी इज इंडिविजुअल, जिसका मतलब है इनकम ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीजेज, इट विल लीड टू इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द अदर इंडिविजुअल। क्योंकि एक के इनकम बढ़ने के कारण उसका खर्चा बढ़ेगा, और अगर उसका खर्चा बढ़ेगा तो उसकी वजह से दूसरे की इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि एक्सपेंडिचर जो है एक का दूसरे की इनकम होती है प्रॉस्पेरिटी में, ठीक है। तो वी शुड टेक इंटरेस्ट इन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द अदर पीपल। तो हमें लोगों की प्रॉस्पेरिटी में इंटरेस्ट लेना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन द कंट्री विल ऑल्सो लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। जितना ज्यादा एग्रीकल्चर डेवलप होगा उतना ज्यादा ट्रेड में भी डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्री में भी होगा और अदर सेक्टर्स में भी होगा। तो नेबरिंग कंट्रीज हैं जो प्रॉस्पर अवर कंट्री टू विल बेनिफिट फ्रॉम देम। तो जो नेबरिंग कंट्री है हमारी कंट्री से, उनको भी फायदा हो सकता है। सेज लॉ प्रूव्स दैट लाइक पीस प्रॉस्पेरिटी इज ऑल्सो इंडिविजिबल। ओके, तो इंपोर्ट्स जो हैं इंडस्ट्री को हार्म नहीं करते हैं। इंडस्ट्रीज के जो इंपोर्ट हैं वो हार्म नहीं करते हैं कंट्री को, रेदर इंक्रीज होने की वजह से, इंपोर्ट्स में इंक्रीज होने की वजह से इंकरेज होंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे जिसका रिजल्ट क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। तो सेज ने फ्री ट्रेड पॉलिसी को सपोर्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन शुड बी गिवन मोर इंपॉर्टेंस रेदर देन कंजम्पशन। प्रोडक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है इन्होंने कंजम्पशन के कंपैरिजन में, बिकॉज कंजम्पशन जो नीड होती है, नीड्स कैन बी इंक्रीज एट एनी टाइम बट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट ऑलवेज बी मोबिलाइज्ड सो क्विकली। कंजम्पशन जो है वो किसी भी टाइम पे इंक्रीज की जा सकती है, हो जाती है, लेकिन जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको इतनी जल्दी मोबिलाइज नहीं किया जा सकता। तो सेज का यही मानना है कि प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करना चाहिए। जो अच्छी गवर्नमेंट है वो प्रोडक्शन को प्रेफरेंस देती है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाती है। तो जो बैड गवर्नमेंट है वो इंकरेज करती है कंजम्पशन को। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एंड सेज लॉ। सेज लॉ अडॉप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी फॉर द एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई के लिए क्वांटिटी थ्योरी के कॉन्सेप्ट को इसने दिया है, अडॉप्ट किया है। एमवी का मतलब एग्रीगेट सप्लाई, एमवी एक्सप्रेस द एग्रीगेट सप्लाई। एम का मतलब है सप्लाई ऑफ मनी और वी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ मनी। तो जो इन मॉनेटरी इकोनॉमी है वहां पर सप्लाई ऑफ मनी एंड वेलोसिटी ऑफ मनी क्या है, रेफर्स to that supply of money by which people of an economy would like to buy the goods and demand goods or demand goods। एमवी का मतलब है कि जो लोग हैं एक कंट्री में उनके पास सप्लाई कितनी है मनी की इकोनॉमी में, ताकि उस सप्लाई से वो क्या कर सके, गुड्स को बाय कर सके, गुड्स की डिमांड कर सके। और देयर चॉइस जो है वो डिपेंड करती है रिलेटिव यूटिलिटीज एंड द प्राइसेस ऑफ द डिफरेंट गुड्स। तो कौन सी चीज लेनी है वो डिपेंड करता है यूटिलिटीज के ऊपर और अदर गुड्स के प्राइसेस के ऊपर। नंबर ऑफ गुड्स सप्लाइड अंडर अ फ्लेक्सिबल प्राइस एंड द वेज रेट सिस्टम विल क्रिएट इट्स ऑन डिमांड। बहुत सारी गुड्स सप्लाई की जाती है फ्लेक्सिबल प्राइसेस के ऊपर, तो जो वेज रेट होते हैं, वेज रेट सिस्टम है, वो अपनी डिमांड खुद क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम ये नोट कर सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्वांटिटी ऑफ एमवी लाइज नॉट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई। सप्लाई की डिटर्मिनेशन के लिए नहीं करें हम, सिर्फ और सिर्फ
प्राइस लेवल और मनी वेज रेट के बारे में बात कर रहे हैं एमवी के साथ। क्वांटिटी ऑफ एमवी इटसेल्फ इज डिटरमिन्ड बाय एग्रीगेट सप्लाई। जो क्वांटिटी है वो कितनी है वो डिटरमिन एग्रीगेट सप्लाई से ही हो जाती है। सप्लाई जो है वो एमवी के कारण नहीं डिटरमिन होती, लेकिन जो एमवी की क्वांटिटी है वो सप्लाई के कारण जरूर हो जाती है, क्योंकि एमवी क्या है, एमवी सप्लाई ऑफ मनी है जिसके साथ लोग जो है क्या करते हैं, गुड्स की डिमांड करते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको सारा क्लियर होगा। तो एक बार रिवाइज कर लें कौन कौन से पॉइंट्स हमने किए हैं इम्प्लीकेशन में। जनरल ओवर प्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल, इन्होंने ये कहा है क्योंकि यही वाले पॉइंट्स को आगे क्रिटिसाइज किया गया है। जनरल ओवर प्रोडक्शन कह रहे इम्पॉसिबल है, जनरल अनएम्प्लॉयमेंट भी इम्पॉसिबल है। ठीक है, पार्शियल ओवर प्रोडक्शन और पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट पॉसिबल है, हो सकती है कभी कभार। तो जो अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज है हमारे, वो अपने आप को खुद ही पे कर लेते हैं। ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट्स होती हैं थ्रू द वेज रेट, प्राइस लेवल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर ये कहते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में इक्वालिटी होती है। देन ये कहते हैं कि अनलिमिटेड आउटपुट की पॉसिबिलिटी है और कैपिटल में भी ग्रोथ होती है। फिर ये कहते हैं कि मनी है लेकिन सिर्फ वेल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। फिर ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को लेजिस्लेटिव पॉलिसी जो है अडॉप्ट करनी चाहिए, गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ओके, फिर ये इन्होंने कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन दी है, प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करी है। ठीक है, तो ट्रेड के बारे में बात करी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर, साइज ऑफ मार्केट के बारे में बात करी है और प्रोडक्शन के ऊपर बात करी है रादर देन कंजम्पशन। फिर इन्होंने बात करी है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी और सेल्स के लॉ के बारे में, कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी और सेल्स लॉ कैसे लिंक करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं क्रिटिसिज्म के ऊपर। अगर आपको इम्प्लीकेशंस क्लियर हो गए हैं तो क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा इजी है, जल्दी हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू केन्स, जनरल ओवर प्रोडक्शन कह रहा है पॉसिबल है, सेज ने कहा इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता, लेकिन केन्स कह रहे हैं कि हो सकता है। सेज के लॉ को क्रिटिसाइज करते हुए लॉर्ड केन्स ने ये प्रूव किया है कि जनरल ओवर प्रोडक्शन इकोनॉमी में पॉसिबल है, क्योंकि केन्स का क्या कहना है, एग्रीगेट जो डिमांड है वो डिटरमिन की जाती है बाय द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड। दो में बांट दिया, बाय द कंजम्पशन एंड एग्रीगेट डिमांड। The part of income which is not consumed is saved. इनकम का वो पार्ट जो कि कंज्यूम नहीं किया गया उसको क्या कर लिया, सेव कर लिया। अगर सेव किया, इफ दिस सेविंग इज फुली इन्वेस्टेड, अगर इसको फुली इन्वेस्ट करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल होगी एग्रीगेट सप्लाई के। अगर फुली हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा सेज ने यहाँ तक कहा था कि जो सेव होता है उसको हम स्पेंड नहीं कर रहे, तो उसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। However, it's not likely because those who save and those who invest are different person. तो ये जरूरी नहीं है कि जितना सेव होगा उतना का उतना सारा का सारा इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि ये दो पार्टीज के डिसीजन होते हैं। सेव करने वाला कोई और होता है, इन्वेस्टमेंट करने वाला कोई और होता है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन किसी और के होते हैं, सेविंग डिसीजन किसी और के होते हैं। तो अगर हमारी जो सेविंग है ग्रेटर देन है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के, तो ओवर प्रोडक्शन वहां पे पॉसिबल है। ठीक है, ओवर प्रोडक्शन वहां पे पॉसिबल है, तो ये केन्स ने अपने व्यूज में कहा है। नेक्स्ट है जनरल ओवर प्रोडक्शन इज पॉसिबल। सेल्स के लॉ ने कहा कि जनरल ओवर प्रोडक्शन नहीं, जनरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो इम्पॉसिबल है। लेकिन केन्स ने कहा कि नहीं, ये चीज भी पॉसिबल है। कैसे? The implication of Say's law that general unemployment is not possible has been also criticized by Lord Keynes. केन्स का मानना है कि ये पॉसिबल है। केन्स ने इसको क्रिटिसाइज किया है क्लासिकल आर्ग्यूमेंट को, दैट इफ देयर इज जनरल अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी, वेज रेट अगर फॉल करेंगे एक बार, ठीक है,
तो उसका इफेक्ट क्या होगा? आप लोग कह रहे हो कि अगर वेज रेट फॉल करेगा तो उससे लेबर की डिमांड इंक्रीज होगी और फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल आ जाएगा। इतना क्लासिकल वालों ने, सेल्स वालों ने कहा, ठीक है, कि यहाँ तक तो ठीक है, बात मानते हैं। पर वेज ने कहा है, वेज ने नहीं कहा, सॉरी केन्स ने कहा है कि जो वेज कट है वो डबल एज स्वॉर्ड है। अगर आपको इसका फायदा हो रहा है ना, फायदा हो रहा है, तो इसका नुकसान भी जरूर होगा। अगर आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, प्रोड्यूसर की कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, प्राइसेस कम करने, वेज रेट कम होने से वो डिमांड बढ़ा रहा है, तो उसका इफेक्ट तो आप देखो। अगर वेज रेट फॉल करेगा तो जो लेबर का इनकम है वो नहीं कम होगा, वो भी तो कम होगा ना, तो उसके कारण आपकी डिमांड भी तो इफेक्ट करेगी। क्या कह रहे हैं? इट रिड्यूस द कॉस्ट और प्राइस ऑफ द कमोडिटी प्रोड्यूस्ड, ऑन द अदर हैंड इट रिड्यूस द इनकम ऑफ द लेबर एज वेल, इन इट्स टर्न रिड्यूसेस द इफेक्टिव डिमांड। तो अगर आप वेज रेट कम करते हो तो उसके कारण क्या होता है कि वर्कर्स की इनकम भी कम हो जाती है, और जिसका इफेक्ट सीधा सीधा किस पे पड़ता है? डिमांड पे पड़ता है। तो अगर डिमांड फॉल करेगी, डिमांड कम हो चुकी है, तो प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डिमांड ही नहीं है। अगर प्रोडक्शन कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट कम होगी, तो वेज रेट कम करने से जो एम्प्लॉयमेंट की डिमांड है वो इंक्रीज नहीं हो रही है, रेदर ये डिक्रीज हो रही है। ओके, इंस्टेड ऑफ रिमूविंग अनएम्प्लॉयमेंट, वेज कट में एक्चुअली एग्राइव्ड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, ठीक है, और सीरियस कर देती है सिचुएशन को। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है लैक ऑफ ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। केन्स ने ये डिसएग्री किया है सेज के लॉ के साथ कि जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते हैं इकोनॉमी में। ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ओनली व्हेन डिमांड एंड सप्लाई एडजस्ट देमसेल्फ और व्हाट इज सेव्ड इज फुली इन्वेस्ट। ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट तभी पॉसिबल है अगर डिमांड और सप्लाई एडजस्ट करते हैं खुद को, और जो सेविंग है उसको फुली इन्वेस्ट किया गया हो। तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट change in the price level will invariability lead to change in the demand and supply। तो ये जरूरी नहीं है कि प्राइस लेवल में चेंज आने के कारण उतना ही चेंज डिमांड और सप्लाई में भी आएगा। तो 1929-30 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, प्राइसेस वहां पे फॉल करे थे, येट देयर वाज नो इंक्रीज इन द डिमांड फॉर गुड्स। प्राइसेस फॉल करने के कारण भी डिमांड जो है गुड्स की वो नहीं इंक्रीज हुई। सिमिलरली इट्स नॉट नेसेसरी दैट वट एवर इज सेव्ड आउट ऑफ द करंट इनकम मस्ट इनवेरिएबली बी इन्वेस्टेड, कि जितना भी हमने करंट इनकम से सेव किया है उसको सारे के सारे को क्या कर दे? इन्वेस्ट कर दे, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं ये हमेशा लिमिटेड होती हैं, ठीक है। तो बात भी सही है, अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की तो मैं आज सेव कर रही हूँ लेकिन उसको इन्वेस्ट तो नहीं करूंगी ना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू सेव विद सर्टेनिटी दैट सेविंग ऑलवेज टेक्स अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। कह रहे ये चीज कहनी बहुत डिफिकल्ट है इतनी निश्चितता के साथ कि जितना सेव किया जाएगा वो हमेशा इन्वेस्टमेंट की फॉर्म को लेगा ही लेगा। इट्स पॉसिबल दैट द पर्सन में लाइक टू स्पेंड हिज सेविंग इन इंक्रीजिंग हिज वेल्थ। ऐसा भी हो सकता है कि जिस बंदे ने पैसे को आज सेव करके रखा है वो अपनी वेल्थ को इंक्रीज करे, वो इसको लिक्विड फॉर्म में रखे। लेकिन सेज के लॉ की जब हमने अजम्पशन करी थी, इन्होंने क्या कहा था? नो होल्डिंग, कुछ भी नहीं होल्ड करना है, आपको खुद के पास कुछ रखना ही नहीं है। तो इम्प्लीकेशन ऑफ सेज लॉ दैट एवरी सिस्टम इज सेल्फ एडजस्टिंग इज रॉन्ग। सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता है कुछ भी, ठीक है। तो ये बताया गया इस क्रिटिसिज्म के पॉइंट में। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है सेज लॉ इज नॉट लॉजिकल। ये लॉजिकल नहीं है, इनकरेक्ट है। इट्स लॉजिक दैट एग्रीगेट डिमांड विल ऑलवेज बी सो मच एज टू बाय ऑल गुड्स प्रोड्यूस इज नॉट करेक्ट। इन्होंने कहा कि जितना भी प्रोड्यूस किया जाएगा सारा का सारा डिमांड किया जाएगा, सारा का सारा सेल होगा, ये सही नहीं है। Proving this logic as wrong, Keynes hold the aggregate demand can be divided into two parts। तो इसको wrong prove करने के लिए Keynes ने डिमांड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द कंजम्पशन डिमांड एंड सेकंड इज द इन्वेस्टमेंट डिमांड। बोथ दीज
पार्ट ऑफ द टोटल डिमांड डिपेंड अपॉन द डिफरेंट फैक्टर। ये अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो कंजम्पशन डिमांड है वो डिपेंड करती है इनकम के ऊपर, इंडिविजुअल की इनकम क्या है, और उसका साइकोलॉजिकल फैक्टर भी वहां पे मैटर करता है। और जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो दो चीजों पे इफेक्ट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, एंड सेकेंड इज द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है। तो ये जरूरी नहीं है कि जब किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज होगी तो उसके साथ उसकी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो भी सेम प्रोपोर्शन में ही इंक्रीज हो। In reality, increase in income is followed by less than proportionate increase in the consumption and expenditure. ये हम आगे वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये रियलिटी में सही नहीं है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता कि अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो साथ में इक्वल प्रोपोर्शन के साथ उनका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये लेस देन होता है। जितनी इनकम इंक्रीज हुई है उससे लेस कंजम्पशन हमारी इंक्रीज होती है। अगर मेरी सैलरी 50% इंक्रीज हो गई है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कंजम्पशन भी 50% इंक्रीज कर दूंगी। नो, होगा इंक्रीज कंजम्पशन बट इट मे बी 10%, 20%। ठीक है, तो ये केन्स ने इसको गलत प्रूव किया है। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। केन्स ने इसको भी चैलेंज किया है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमेशा इक्वल होंगे, और एनी डिसइक्विलिब्रियम दोनों के बीच में जो भी होगा वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा इंटरेस्ट रेट के कारण, रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, ऐसा केन्स ने चैलेंज किया है। तो केन्स का क्या मानना है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन शुड ऑलवेज बी आइडेंटिकल। केन्स का ओपिनियन क्या है, इक्विलिब्रियम होगा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के बीच में नॉट बाय चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट बट बाय चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण नहीं इंक्रीज होता, ये चेंज ऑफ लेवल ऑफ इनकम के कारण होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि प्लान्ड सेविंग जो है हमेशा हमारी इक्वल होगी प्लान्ड इन्वेस्टमेंट की। थ्रू द एक्सपोज सेविंग आर ऑलवेज इक्वल टू एक्सपोज इन्वेस्टमेंट। अगर प्लान्ड सेविंग हमारी इक्वल नहीं है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई नॉट नेसेसरली बी इक्वल। तो ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा इक्वल ही होगा अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमारी इक्वल नहीं है तो। ओके, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण नहीं, केन्स ने कहा कि ये लेवल ऑफ इनकम के कारण इफेक्ट होता है, उनका डिसीजन होता है। अगर किसी बंदे की इनकम ही नहीं है या उसके पास खर्चा करके इतने पैसे नहीं बचते हैं तो वो सेविंग कहाँ से करेगा, इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे जितना मर्जी बढ़ता जाए, पहले हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे। अगर हमारी इनकम कम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे 4% हो, चाहे 4% से 8% हो जाए, तो पहले हम हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण नहीं, ये लेवल ऑफ इनकम के कारण इफेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू केन्स। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है मनी इज नॉट मेरली मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इन्होंने बोला कि वेल है, इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ओनली। नहीं, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है। मनी की इन्होंने कहा कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा मनी का ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसकी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के अलावा और कोई भी आइडेंटिटी नहीं होगी। ये सिर्फ गुड्स को एक्सचेंज करने में हेल्प करेगा। बट जो केन्स हैं या अदर इकोनॉमिक्स हैं वो लोग इस लाइन के साथ, लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट के साथ एग्री नहीं करते हैं। उनका मानना है कि मनी सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है बट ये स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। हर एक इंसान स्टोर वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ मनी। एवरीबॉडी स्टोर्स वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ मनी। हम अपनी वेल्थ को स्टोर करके रखते हैं मनी के फॉर्म में। तो अगर वेल्थ को होल्ड किया जाएगा देन एग्रीगेट डिमांड, अगर हम होल्ड करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड क्या करेगी, शॉर्ट हो जाएगी, फॉल कर जाएगी ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई। तो मनी इज नॉट अ न्यूट्रल पैरामीटर बट एन इफेक्टिव वेरिएबल इन एन इकोनॉमी। तो ये सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, न्यूट्रल पैरामीटर नहीं है, ये इफेक्टिव वेरिएबल है इकोनॉमी में। ठीक है, क्योंकि इसकी स्टोर वैल्यू है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा।
नेक्स्ट बात कर रहे हैं, कहाँ गया, नीड फॉर द स्टेट इंटरफेरेंस। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की जरूरत ही नहीं है। अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी तो डिसइक्विलिब्रियम होगा, गवर्नमेंट के बिना हमेशा इक्विलिब्रियम रहेगा। तो केन्स ने इसको भी क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। तो केन्स का क्या मानना है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट आर द आउटकम ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इविल्स। ये सोशल और इकोनॉमिक इविल्स हैं। वन साइड देयर इज अ plenty of wealth and on the other there is a abject poverty। ये किसके कारण है, इनइक्वालिटी के कारण है। इनइक्वालिटी दैट एन इकोनॉमी is in the state of disequilibrium, demand or supply are not always equal, there is a deficiency of investment and problems like overproduction, unemployment spring up in the economy। तो गवर्नमेंट को इकोनॉमिक अफेयर्स में आना ही पड़ेगा इस डिसइक्विलिब्रियम को ठीक करने के लिए। डिसइक्विलिब्रियम बहुत सारे रीजंस के कारण हो सकता है, तो बिना गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के कभी भी एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकती है। गवर्नमेंट को मॉनेटरी पॉलिसीज बाय द वेरियस वेज उनको आना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी वगैरह जो है ये इकोनॉमिक इविल्स है, ये अपने आप ठीक नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को अपनी जो की है पॉलिसीज वगैरह लेके आनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट इज अ लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम। ये लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम की इन्होंने अजम्पशन ली है सेज के लॉ ने, ठीक है। शॉर्ट टर्म को इन्होंने कंसिडर ही नहीं किया। लेकिन केन्स का क्या मानना है, केन्स का मानना ये है कि शॉर्ट रन ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि इतना लंबा किसने जीना है, किसी ने नहीं जीना, हम सब ने मर जाना है। तो सेज का जो लॉ है ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं देता है शॉर्ट रन के बारे में, शॉर्ट रन अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है ट्रेड साइकिल्स। तो सेज के लॉ ने कहा है कि गवर्नमेंट नहीं सॉरी इकोनॉमी कभी भी ट्रेड साइकिल्स को, जैसे बूम और डिप्रेशन के पीरियड्स को सफर नहीं करती है। इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगी, बट रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता। हर एक इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस होते हैं ट्रेड साइकिल्स में। कभी कभी इकोनॉमी को बूम पीरियड से होकर निकलना पड़ता है और कभी कभी डिप्रेशन से होकर निकलना पड़ता है। तो सेज का लॉ है जो फेल हो चुका है ट्रेड साइकिल को कैप्चर करने के लिए। ट्रेड फेल्स टू कैप्चर द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड साइकिल ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ट्रेड साइकिल्स का इकोनॉमिक एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट करता है, क्या इफेक्ट होता है, उसके लिए ये फेल हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम टू द जनरल इक्विलिब्रियम। अब इन्होंने कहा है, सेज के लॉ ने क्या कहा है, applies partial equilibrium analysis to the economy as a whole and that is the reason why its implication proved to be wrong। उन्होंने partial equilibrium analysis को पूरी की पूरी इकोनॉमी में लगा दिया, जिसके कारण इनकी इम्प्लीकेशन क्या हो गई, फेल हो गई। तो इन्होंने कहा कि अगर हमने एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना है तो हमें वेज रेट कम करने पड़ेंगे, मनी वेजेस कम करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट की जो बिकॉज डिमांड फॉर प्रोडक्ट ऑफ दैट फर्म डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेबर वर्किंग इन दैट फर्म अलोन बट ऑल्सो ऑन द लेबर वर्किंग इन द अदर फर्म्स। देखो इसमें ओवरऑल क्या बताया गया, इन्होंने कहा कि वेज रेट कम कर दो, तो ये एक फर्म का तो फायदा हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको पूरी की पूरी इकोनॉमी के ऊपर लगाएंगे, एज अ होल लगाएंगे, तो पूरी की पूरी लेबर्स की क्या होगी, इनकम फॉल कर जाएगी और जिसके कारण एग्रीगेट डिमांड के ऊपर क्या पड़ेगा, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है, हैंसन ने अपने वर्ड्स में क्या कहा है, द फंडामेंटल पॉलिसी इन द सेज डॉक्ट्राइन इज दैट partial equilibrium analysis which could apply to the particular industry has been extended to an economy as a whole। जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे लगाना चाहिए, लगाया इन्होंने इक्विलिब्रियम एनालिसिस, वो इन्होंने एक्सटेंड कर दिया इकोनॉमी पूरी की पूरी के ऊपर, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अ फर्म कैन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट बाय रिड्यूसिंग द मनी वेजेस। मनी वेजेस को रिड्यूस होने पे फर्म क्या हो सकती है, फर्म अपनी डिमांड को इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। कहाँ गया, बिकॉज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ दैट फर्म
डज नॉट डिपेंड ऑन द लेबर्स। उनकी जो फर्म की जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो लेबर्स की वर्किंग के ऊपर खाली का डिपेंड नहीं करती है, बट बाकी की जो फर्म्स हैं उनकी वर्किंग के ऊपर भी करती है। बट अगर हम सारे के सारे फर्म्स में साइमल्टेनियसली वेज रेट को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, तो जो लेबर्स की टोटल इनकम होगी वो डाउन चली जाएगी, गो डाउन, एंड उसके इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, एग्रीगेटेड डिमांड के ऊपर पड़ेगा ऑन द पार्ट ऑफ द लेबर। तो पॉलिसी जो है बेनिफिशियल एक फर्म को हो सकती है, तो अगर आप पूरी की पूरी इकोनॉमी पे लगाओगे तो वो पॉसिबल नहीं है कि आपके लिए बेनिफिशियल होगी। ओके, तो इन्होंने पार्शियल इक्विलिब्रियम को जनरल इक्विलिब्रियम बताया है। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल। Says hold that equilibrium is possible only under the full employment situation. Equilibrium full employment के situation में ही possible है, लेकिन केन्स ने मेंटेन किया equilibrium is possible even under the less than full employment situation. Less than full employment situation में भी equilibrium हो सकता है. As a matter of fact, under employment equilibrium is the real situation. Under employment equilibrium is the real situation. Under employment में भी equilibrium जो होता है वही हमारी रियल सिचुएशन है, क्योंकि सारे के सारे तो एम्प्लॉयड नहीं है ना, एवरीथिंग इज नॉट एम्प्लॉयड, तो वहां पे अंडर एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी इक्विलिब्रियम होता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सेज लॉ ऑफ मार्केट। अब थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। ये इन शॉर्ट क्या बताया, ये जरूरत नहीं है, देख लेना। तो वैलिडिटी ऑफ सेज लॉ इन द मॉडर्न टाइम्स। So most of the economics hold the view that in a developed capitalist economy, aggregate supply may become equal to aggregate demand in the long run. तो उन्होंने क्या कहा है कि जो डेवलप्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहां पर एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो सकती है एग्रीगेट डिमांड के इन द लॉन्ग रन, बट दिस इक्वालिटी विल नॉट ड्यू टू सेज लॉ ऑफ मार्केट। जो चीज सेज ने बोली है कि लॉन्ग रन में जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है, वो ऑलवेज इक्वल रहेंगे, तो ऐसा हो सकता है कहाँ पर, डेवलप्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में हो सकता है, लेकिन ये सेज के लॉ के कारण नहीं है। और द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइसेस और वेज रेट, ये इन जो चीजें सेज ने बोली है ये उनके कारण नहीं है, बट ये किसके कारण है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स का क्या ओपिनियन है इसके बारे में, लॉन्ग रन मेन कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इक्वालिटी बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इज दैट द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। सेंट्रल बैंक के कारण हो सकता है। इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी, जो सेंट्रल बैंक है वो सप्लाई ऑफ मनी में इंक्रीज करेगा, एक्सपेंड करेगा क्रेडिट को to such an extent that aggregate demand becomes equal to aggregate supply. एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। सेंट्रल बैंक के कारण इक्वल होगा, ना कि सेज के लॉ के कहने पर, फ्लेक्सिबिलिटी प्राइसेस और वेज रेट के कारण, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसके मेन दो रीजन बताए गए हैं। फर्स्ट रीजन for the equality between aggregate supply and aggregate demand in the long period is that during this time period, because of the technological development and new invention, opportunities of investment increase so much that all savings may be investment. long period है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो वहां पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होंगी, न्यू इन्वेंशंस होंगी, तो वहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं कि हम सारी की सारी सेविंग को क्या कर दे, इन्वेस्ट कर दे। ये सबसे पहला बड़ा रीजन बताया इन्होंने कि जब आपकी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल होगी। अदर रीजन इज दैट न्यू टेक्नोलॉजी हैज नॉट बिकम सो मच कैपिटल इंटेंसिव एज नॉट टू इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द लेबर at all. In fact, with increase in real wages in the long run, employment has tendency to increase. दूसरा रीजन इन्होंने ये बताया कि जो न्यू टेक्नोलॉजी है नॉट बिकम सो मच कैपिटल इंटेंसिव, वो इतने कैपिटल इंटेंसिव नहीं है कि हम लेबर की डिमांड को इंक्रीज ना करें। ठीक है, तो जब रियल वेजेस इंक्रीज होंगे लॉन्ग रन में, तो वहां पर टेंडेंसी है कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो, हैज अ टेंडेंसी टू इंक्रीज।
सो दिस वाज होल अबाउट योर सेज लॉ ऑफ मार्केट। आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर होगा। तो मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश करी है कि आपको एक एक पॉइंट, एक एक लाइन अच्छे से मैं क्लियर कट कर पाऊँ। पूरा क्लियर करने की मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश करी है। लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम सेटिस्फाइड नहीं है इस चैप्टर से, बाकियों से तो हो। अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है तो आप थोड़ा टाइम लगाकर इस चैप्टर को ध्यान से, इस चैप्टर को क्या, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम आती है, मेरे अकॉर्डिंग तो एक बार उसको दोबारा से देखना चाहिए, सुनना चाहिए। जो चीज़ हमें पहली बार में क्लियर नहीं होती तो ये पॉसिबल है कि वो हमें दूसरी बार में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहले से ये रिमार्क करने के लिए नहीं होता कि हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। आप पहले इसको दोबारा से अच्छे से समझो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको जिस टाइम पे आपने लगाया हो आपका स्टेट ऑफ माइंड कुछ कहीं और ही हो, कुछ और ही कह रहा हो। ठीक है, तो जो भी है, जैसा भी है, अगर नहीं क्लियर होता तो एक बार दोबारा लगाने की कोशिश करो। नहीं होता, फिर भी नहीं होता, फिर मुझे फीडबैक दो, मैं नेक्स्ट चैप्टर में अपनी ओर से क्लैरिटी रखने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। लेसन अच्छे लगते हैं, लेसन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, चैनल को मुझे मोटिवेट करना। और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।